Good afternoon, welcome to the class of research methodology. So in this lecture we will be studying that what is research problem formulation. सो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? रिसर्च प्रॉब्लम कोई भी डिफ़िकल्टी हम कह सकते हैं जो एक रिसर्चर फेस करता है प्रैक्टिकली या फिर थ्योरेटिकली, यानी किसी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो और उसके बारे में वो उसका सॉल्यूशन चाहता है, वो उसके बारे में फर्दर स्टडी करना चाहता है, या फिर कोई पहले से कोई कंसेप्ट किसी दूसरे रिसर्चर ने या राइटर ने दे रखा है जिसमें उसे कुछ गैप फील होता है, जिसको वो कंप्लीट करना चाहता है, वो जो जिसके बारे में वो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, वो रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। ये एक एरिया ऑफ कंसर्न होती है या कोई भी कंडीशन होती है जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, या कोई भी डिफ़िकल्टी जो रिसर्चर को आ रही है जिसको वो एलिमिनेट करना चाहता है। ये एक ट्रबलिंग क्वेश्चन होता है। एंड रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं बताता है कि कैसे कोई भी काम को करना है, या फिर ये कोई भी वेग एक्सप्लेनेशन नहीं देता है किसी भी काम का, या फिर ब्रॉड एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है। ये सिर्फ ये बताता है कि क्या प्रॉब्लम एक रिसर्चर को फेस हो रही है, किसी भी पर्सन को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है प्रैक्टिकल लाइफ में, या फिर जो पहले की जो थ्योरीज दे रखी हैं उसमें उसको कोई गैप नज़र आ रहा है जिसके बारे में फर्दर नॉलेज कलेक्ट करना चाहता है। तो जो पर्पस है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम क्यों फॉर्मुलेट करते हैं, तो इसको करने का क्या पर्पस होता है, ये रीडर को इंट्रोड्यूस करा देता है उस टॉपिक से जो हम उसको स्टडी करना है। और दूसरा है कि प्लेसेस द प्रॉब्लम इनटू पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये वो सारे पैरामीटर्स को डिफ़ाइन कर देती है रिसर्च प्रॉब्लम, उन सारे पैरामीटर्स को जिनको हमें स्टडी करना है अपनी रिसर्च में। तो रिसर्च प्रॉब्लम एक तो ये बताएगी कि जो रीडर है उसको इंट्रोड्यूस कर देगी उस टॉपिक से जो उसे स्टडी करना है, और साथ ही में वो क्या करती है, वो सारे पैरामीटर्स को डिफ़ाइन कर देगी जिनको इन्वेस्टिगेट करना है हमें अपनी रिसर्च में। प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। एंड जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो ये भी एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर देती है कि कैसे हमें अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना है, मतलब हमारे क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, हम क्या हाइपोथेसिस सेट कर सकते हैं। ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से ही हमें डिराइव होता है कि हमारी क्या रिजल्ट्स उस रिसर्च के आ सकते हैं और उनको हमें कैसे रिपोर्ट करना होगा। तो ये सारे पर्पस होते हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने के या फॉर्मुलेट करने के। नाउ इन दिस वी विल बी स्टडीइंग दैट व्हाट आर दी बेसिक स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ते हैं। पहला है आइडेंटिफाई द ब्रॉड स्टडी एरिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिसर्चर है वो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेता है कि किस एरिया में उसको स्टडी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की है सोशियोलॉजी में, तो वो जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा रिसर्चर का वो सोशियोलॉजी होगा। जो वो रिसर्च करना चाहेगा वो सोशियोलॉजी में ही करना चाहेगा। जैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट को, रोड एक्सीडेंट को, कम्युनिटी हेल्थ को, इन सारे टॉपिक्स को वो स्टडी करना चाहेगा। और अगर उसने अपना पीजी कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो वो जो साइबर सिक्योरिटी है उससे कंप्यूटर साइंस में उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे साइबर सिक्योरिटी है तो वो उसमें उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो अपना ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर लेगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डिसेक्ट द ब्रॉड स्टडी एरिया इनटू सब एरियाज़। अब जो रिसर्चर है जो उसने ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी अपना चूज़ कर लिया है वो उसमें से कुछ सब एरियाज़ को उसको डिवाइड कर देगा कुछ सब एरियाज़ में। जैसे कि अगर उसने ब्रॉड एरिया साइबर सिक्योरिटी चुना है तो वो उस ब्रॉड एरिया को डिवाइड कर देगा नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी,
विद साइबर क्राइम एक्सेट्रा। तो ये वो क्या करता है, पहले तो उसने ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर लिया कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे जिसमें मैंने पढ़ रखा है मेरा वही मोस्टली एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसके बाद में जो ब्रॉड एरिया मैंने चूज़ किया है उसको मैं डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगी, सब एरियाज़ में डिवाइड कर दूंगी। जैसे अगर मैंने साइबर सिक्योरिटी चुना था तो जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफरेंट सब एरियाज़ हैं मैं उसमें उसको डिवाइड कर दूंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है मार्कअप इंटरेस्ट। ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे सब एरियाज़ की स्टडी कर लें, इसलिए हम वो उन सब एरियाज़ में जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अब उनमें भी जो मतलब सब एरियाज़ में जो एरिया हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसमें क्या, हमने जैसे साइबर सिक्योरिटी चुना था, अब इसमें से हमें वेब सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम वेब सिक्योरिटी चुन लेंगे और बाकी जितने सब एरियाज़ हैं उनको डिलीट कर देंगे। उसके बाद में स्टडी रिसर्च क्वेश्चंस। जो भी हमने अब सब एरिया चुना है उससे रिलेटेड हम रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने अनएम्प्लॉयमेंट हमने क्या चुना था, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हमने उसे सब एरियाज़ में डिवाइड किया, वहाँ से हमने अनएम्प्लॉयमेंट में को पढ़ने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, उस पर स्टडी करने में हमें इंटरेस्ट था, तो हमने वो एरिया अनएम्प्लॉयमेंट का एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब अनएम्प्लॉयमेंट में से रिलेटेड हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे, जैसे वो कैसे जो है वो सोशल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, या फिर वो इंडिविजुअल्स में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कैसे करता है अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल के सोशल स्टेटस को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अराइज हो सकते हैं वो सारे हम फॉर्मुलेट कर लेंगे। फिर आता है सेट आउट ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हमने जो रिसर्च क्वेश्चंस अपने सेटअप किए थे उन्हीं से हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। जैसे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करना, उससे रिलेटेड जो हमने सब क्वेश्चंस बनाए थे सब एरियाज से रिलेटेड, जैसे कि उसका इम्पैक्ट उसके सोशल स्टेटस पे, फ्रस्ट्रेशन पे क्या पड़ेगा, तो वो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो जाएगा कि हमें स्टडी करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। उसके बाद हम कि दूसरे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये हो जाएंगे कि उसका इफ़ेक्ट, टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन दी सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इस तरीके से हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फ्रेम हो जाएंगे। फिर हम एसेस करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, हम ये मतलब चेक करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं हम उन्हें अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उतना टाइम, बजट, रिसोर्सेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी कर सकें। हम ये चीज़ को एनालाइज पहले ही कर लेते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो हमारे लिए रियलिस्टिक हैं और अचीवेबल हैं। उसके बाद में लास्ट स्टेप इसमें होता है चेक बैक। हम रिसर्च वर्क करने से पहले जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के जितने भी स्टेप्स होते हैं हम उनको फिर से एक बार चेक बैक कर लेते हैं कि हमने कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं की है, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं इस रिसर्च को करने के लिए। और जब हमें लगता है कि हम सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं और हम ये रिसर्च कर सकते हैं, तो ही हम ये रिसर्च को आगे लेकर जाते हैं। नहीं तो कोई भी अगर चेंजेस होते हैं तो हम इस स्टेज पे उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है और उसको फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। तो उसके कुछ स्टेप्स थे कि सबसे पहले हम अपना ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर लेंगे कि जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उस एरिया को हम सब एरियाज़ में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सब एरियाज़ में से वो एरिया जो हमें सबसे ज़्यादा हमें द इंटरेस्ट का होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और उस एरिया से रिलेटेड फिर हम क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। क्वेश्चंस से ही हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में हम चेक करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल हैं
या नहीं, और फिर हम जो है वो पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से चेक करेंगे और कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको करेक्ट कर देंगे। सो दिस इज़ योर टॉपिक। थैंक यू।